हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इन इजी। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं। मतलब क्या होता है कि ये ए बी सी जो नंबर है ये रियल नंबर है, ये ऑब्वियस बात है, इस रियल होंगे और ए जो है 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब ये हुआ कि ये जो a है 0 नहीं इसलिए नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा ना, अगर ये वाला टर्म 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक से रहेगा नहीं, फिर ये लीनियर बन जाएगा, इसलिए ऐसा कंडीशन है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए। एग्जाम्पल कहता है जैसे मान लो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 1, ऐसा ले लिया। तीसरा ले लिया मैंने कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो पहला मैंने ले लिया, तो यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये हमने लिया। इसको मुझे अगर चेक करना है तो सबसे पहले हमें इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस फॉर्म में लेके आना है। उसके बाद फिर डिग्री देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर इसका खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2x माइनस 6 हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया गया है। तो इस 2x और 2x से हम लोग काट सकते हैं। यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर आ गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। इसका कई क्वेश्चन है, पार्ट वाइज आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पहले ऐसे देखने से ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे क्यूब है तो शायद क्यूब हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन नहीं, आप बिना सॉल्व किए हुए नहीं कह सकते। हो सकता है कि कोई क्यूब कट जाए, जैसे यहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है तो यहाँ पे क्यूब बन जाएगा, हो सकता है ये कट जाए। इसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जैसा कि जानते हैं आप लोग, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 8 और फिर 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab का स्क्वायर 3x इंटू बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। और इधर हम लोग ब्रैकेट खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x क्यूब इधर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2x माइनस 1 यानी कि माइनस 2x हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि x क्यूब इधर है, इधर 2x क्यूब इधर लेके आओ तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 3x स्क्वायर का टर्म है तो प्लस 3x स्क्वायर लिख लेते हैं यानी कि 6x स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3x और 2 4 3 से 12 हो जाएगा ना, 2 का पावर 2 मतलब 4 3 से 12 यानी कि 12 और x बचा हुआ यहाँ पे, और इस माइनस 2x को इधर लेके आ जाओ 2x। मतलब जो हाईएस्ट पावर वाला है पहले लिख लिया, फिर उसके पावर वाला बाद में लिख लिया, फिर इसके बाद वाला बाद में लिख लिया, ऐसे ऐसे सजा दिया मैंने। और यहाँ तो इसका तो काम खत्म हो गया, यहाँ बच रहा था 8 बच रहा था। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये एक क्यूब कट नहीं रहा है, ये क्यूब बच जाएगा यानी कि माइनस एक्स क्यूब बच जाएगा। यहाँ पे यहाँ 6x स्क्वायर हो जाएगा, 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि एक्स क्यूब है बचा हुआ है और हाईएस्ट पावर 3 है और क्वाड्रेटिक होने के लिए हाईएस्ट पावर 2 चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आपको इस तरह से चेक करने के लिए एग्जाम में तो वैसे नहीं आता है कि चेक करना है, इस तरह क्वेश्चन नहीं आता। अगर मान लो आ भी आता है, सिर्फ आपको यस या नो में जवाब देना है कि है या नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर एक स्टेप के बाद ही फील हो जाए कि नहीं ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं बनेगा, पावर 3 या 4 आ जा रही है, तो फिर आप लिख दीजिए। या बिना सॉल्व किए आपको अगर फील आ जाए कि नहीं यार ये तो बन ही नहीं सकता है, तब भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन मैंने समझने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप किया। एग्जाम में वैसे इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, अगर पूछ दिया तो आप बिना सॉल्व करके भी आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1 के सारे इसी तरह के पार्ट हैं, आप देख सकते हो। 2 में देख लीजिए क्या होता है। क्वेश्चन 2 कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कुछ लैंग्वेज दिए हुए हैं, उस लैंग्वेज को पढ़ना है और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कहता है देयर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया जो है 528 है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth।
लेंथ जो है उसकी ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा है, ठीक है। तो कहता है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद रियलाइज़ करना है क्वेश्चन पढ़ के कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। वर्ड प्रॉब्लम को बार बार पढ़ के फिर उसको आप ट्रांसलेट कीजिए अपनी भाषा में, जो भी आपको अपनी भाषा आसान लगती हो, जिस तरह से आप सोच सकते हैं अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट करके फिर उसको यहाँ पे इस क्वेश्चन को लैंग्वेज को इसमें इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आप खुद नहीं समझोगे, और लैंग्वेज वाले सवाल जो होते हैं वो रट रटा के नहीं बनाए जाते हैं। आप एक दो सवाल रट लोगे, लेकिन एग्ज़ाम में, बोर्ड में, एग्ज़ाम में वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप रट के जाएंगे तो नहीं बना पाएंगे। तो शुरुआत में आपको दिक्कत होने वाली है। अगर आप पहली बार अगर वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हो तो दिक्कत होगी। 10-5 क्वेश्चन के बाद फिर आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को अपने आप पहले समझो कि कह क्या रहा है, उसको ट्रांसलेट कीजिए मन ही मन में कि हो क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ट्रांसलेट करना है। कहता है किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो उसका स्क्वायर एरिया जो है 528 है, मतलब एरिया 528 है। तो जैसे ही एरिया बोला रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ उसके अंदर आने वाली है। और एरिया हम जानते हैं L इंटू क्या होता है, B होता है किसी भी रेक्टेंगल में। अब कहता है लेंथ जो है ना, लेंथ उसका लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है उसके ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। लेंथ उसके ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है आपको अपने मन ही मन में, तो तब जाकर का क्वेश्चन बनेगा। इसका मतलब कहता है कि लेंथ उसके ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। तो पहले हमको ब्रेथ के बारे में सोचना पड़ेगा कि ब्रेथ है कितना। भाई ब्रेथ मतलब चौड़ाई पता चलेगा तभी ना कि आप लेंथ के बारे में बात करेंगे, मतलब ब्रेथ कितना है, क्योंकि ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा बोल रहा है तो ब्रेथ को कुछ आपको मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि कैसे, लेट ब्रेथ इज x मीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा भाई, लेंथ है ना उसके 2 गुने से 1 ज़्यादा है, मतलब 2x + 1 है। मतलब अगर x है तो इसका 2x इससे ज़्यादा है। अब एरिया क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 528, ये गिवन है। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल में, L इंटू बी इज इक्वल टू 528। L कितना एक्चुअल में, L हमारा है 2x + 1 है और b हमारा है x 528। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2x² + x इधर लेकर इधर आओ -528 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए कह रहा था। आप इसको फैक्टर करके इसका सवाल आंसर भी ला सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और यहाँ पॉजिटिव बोला है इसलिए सारे प्लस लेना है हमको। इज 306, मतलब जो कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट जो उसका इंटीजर है उनका प्रोडक्ट क्या है 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। फिर से मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है और उसकी मीनिंग को सब जब तक आप नहीं समझेंगे, खुद अपने मन में सेटिस्फाई नहीं होंगे तो लैंग्वेज का सवाल आप नहीं कर सकते हैं। शुरुआत में 2, 4, 5 क्वेश्चन में आप ये आदत डालो, फिर धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसमें कह रहा था कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 306 दिया हुआ है। तो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, इसको हिंदी में क्रमागत भी कहते हैं। जो एक के बाद दूसरा है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो अगर मैंने तो किसी भी इंटीजर को मानने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर x + 1। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनका प्रोडक्ट कितना है भाई, x इंटू x + 1 इज इक्वल टू 306 दिया हुआ है। मल्टीप्लाई कर देंगे x² + x इधर ले आओ -306 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारा रेडी हो गया है। इसको फैक्टर करके सॉल्व भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में सिर्फ एक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कह रहा था। थर्ड पार्ट कहता है इसका, थर्ड पार्ट देखिए, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर, सॉरी रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की माँ जो है रोहन से 26 साल बड़ी है।
तो इसका मतलब रोहन की एज को मानना पड़ेगा पहले। मतलब क्या करा कि रोहन की मदर की एज रोहन से 26 साल ज़्यादा है। तो रोहन है कितना, तो रोहन मान लेते हैं x है ना। तो यहाँ मान लेते हैं लेट रोहन्स एज इज x। तो रोहन्स मदर एज कितना हो जाएगा, x + 26। ये हो गई बात। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। हाँ, अब इसका कहता है कि इनके एज का जो प्रोडक्ट है 3 साल के बाद 360 हो जाएगा। तो 3 साल के बाद एक्चुअल में ये दोनों होंगे कितना, पहले ये तो डिसाइड कर लें, है ना। 3 साल के बाद बोला, वो तो प्रोडक्ट की बात तो बात की बात है, पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि 3 साल के बाद एक्चुअल में इसकी एज होगा कितना। तो 3 साल के बाद इसकी एज हो जाएगी x + 3 और इसकी एज 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x + 29 हो जाएगी। तो आफ्टर 3 years, यहाँ इसको चीज़ को लिख दो, आफ्टर 3 years कितना हो जाएगा भाई, एज पहले का एज हो जाएगा x + 3 और दूसरे का एज कितना हो जाएगा, x + 29। अब इनका प्रोडक्ट कहता है कि 360 है, x + 29 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। तो इसका हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये x² + 29x + 3x + 29 3 9 27 3 to the 6 और 2 8 87 हो गया। आप इसका कैलकुलेशन चेक कर लो, मेथड यही होता है। तो x² प्लस ये कितना हो जाएगा 29 और कितना 32 x हो जाएगा। यहाँ पे 87 - 360 इज इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, इससे आंसर आ जाएगा। देखिए इधर इसके बाद की कहानी क्या है ना, ये तो आपको कैलकुलेशन है, ये शायद इतना तो खैर आना चाहिए, मेरे ख्याल से सबको आता ही होगा, ये कैलकुलेशन है। बट ये इसकी लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करना मेन काम होता है इसके अंदर। क्वेश्चन 4 पे देखते हैं। कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब डिस्टेंस जो है 400 किलोमीटर है, ये तो पता चल गया। डी का मतलब 480 किलोमीटर है, ठीक। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। 480 किलोमीटर ट्रेन चलना है, ठीक। आगे लिखा हुआ है कि अगर इसकी स्पीड 8 km/h कम कर दिया जाए तो इसे डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, ये कहता है। तो पहले स्पीड कम तो करेंगे, लेकिन पहले एक्चुअल में स्पीड है कितना वो तो बात कर लें हम लोग। तो एक्चुअल में स्पीड कितना हम लोग मान लेते हैं कि x है, x km/h है ना। बात की बात यहाँ बोल रहा है कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। लेकिन स्पीड को 8 किलोमीटर कम करने से पहले उसकी अपनी एक्चुअल स्पीड तो रही होगी ना, अपने जो उसका ओरिजिनल स्पीड है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट ओरिजिनल स्पीड इज x km/h। तो जब ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर है और डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, कितना 480 किलोमीटर। तो स्पीड उसकी ओरिजिनल x किलोमीटर है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, तो उसका ओरिजिनल टाइम भी कुछ लगा होगा, है ना। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीड को कम करने पे वो 3 घंटा ज़्यादा लगाता है, वो तो बात की बात है। पहले एक्चुअल कितना था, पहले ओरिजिनल कितना था, पहले ओरिजिनल पता चल जाएगा तभी पता चलेगा कि भाई उसका कम हुआ ज़्यादा हुआ जो हुआ। तो ओरिजिनल ये था, डिस्टेंस तो यही था, तो टाइम कितना लगेगा। टाइम टेकन अगर हम बात करें तो टाइम टेकन इसके अंदर, या यूँ कहो कि ओरिजिनल टाइम टेकन, यहाँ ओरिजिनल टाइम टेकन भी कह सकते हैं। तो ओरिजिनल टाइम टेकन एक्चुअली में क्या हो जाएगा भाई, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, टाइम। तो डिस्टेंस मेरा कितना है 480 और स्पीड कितना है x। ये हमारा टाइम लगा, कौन सा वाला, ओरिजिनल वाला। अब अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, ये तो ओरिजिनल की बात हो गई। अब न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, न्यू स्पीड लिख लेते हैं हम लोग। न्यू स्पीड हमारा x - 8 km/h है। तो जब स्पीड कम किया जाएगा तो जाहिर सी बात, तो उससे भी टाइम निकलेगा। डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा,
तो टाइम कितना लगेगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, न्यू टाइम। न्यू टाइम कितना लगेगा, 480 बाई x माइनस 8। ये हमारा न्यू टाइम हुआ, पहला वाला, पहला ये, दूसरा ये टाइम हो गया। अब दोनों टाइम को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। देखो 480 यहाँ लिख लिए x, और यहाँ पे 480 बाई x माइनस 8 लिख दिए। पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल टाइम है और ये हमारा न्यू टाइम है। तो ये वाला टाइम जो है ना, कहता है कि 3 घंटा ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ऐसा अगर स्पीड को घटा देंगे तो उसकी जाहिर सी बात है, ट्रेन की जब स्पीड घट जाएगी तो भाई वो तो थोड़ा लेट ही पहुंचेगा ना, पहले तो पहुंचेगा नहीं, तो वो थोड़ा लेट हो जाएगा। कितना लेट हो जाएगा, 3 घंटा लेट हो जाएगा। तो मतलब कि ये 3 घंटा टाइम जो है ना, ये 3 घंटा टाइम ज़्यादा है और ये 3 घंटा टाइम कम है। वैसे भी यहाँ पे देख सकते हो फ्रैक्शन के नीचे यहाँ पे x है और ये फ्रैक्शन में x माइनस 8 है। डिनोमिनेटर इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है ना। जिसकी डिनोमिनेटर कम होती है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो इसका मतलब, इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला जो फ्रैक्शन की वैल्यू आने वाली है वो ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि डिनोमिनेटर कम है। तो यहाँ ये 3 घंटा ज़्यादा है और ये 3 घंटा कम है। तो हमें दोनों को इक्वेट करने के लिए, इधर ज़्यादा कह रहा है, अगर हम इधर ज़्यादा कर दें तो आपस में बराबर हो जाएगा, या इधर अगर कम कर दें तब भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इस जगह पे प्लस अगर 3 कर देंगे तो काम हम लोग का हो जाएगा। तो जिससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 480 बाई x माइनस 8, अब माइनस 480 बाई x इज इक्वल टू 3। इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में हम लोग 4.2 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।